प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद और देहात के इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया और राजस्व नीतियों को कैसे लागू किया। इसके साथ ही हम यह भी अध्ययन करेंगे कि विभिन्न वर्गों के लिए इन नीतियों के क्या मायने थे और रोजमर्रा की जिंदगी इससे किस तरह बदल गई। सबसे पहले आइए उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ समझते हैं। देहात का अर्थ है गांव और उपनिवेशवाद का अर्थ है बच्चों किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या राष्ट्र के लोग जब दूसरे भौगोलिक क्षेत्र और वहां के नागरिकों पर अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। बहुत बड़े मायने हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। राजनीतिक सत्ता को बदल देना, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना, अर्थव्यवस्था संबंधी फैसले लेने की जो ताकत है वो उन लोगों के हाथ में आ गई जो उस देश के नागरिक नहीं हैं। और तीसरा है बच्चों सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव लाना। तो उपनिवेशवाद का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। बच्चों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन की कंपनी थी ये बच्चों, व्यापारिक कंपनी थी। 1757 में भारत में प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्वयं को स्थापित कर लिया। बच्चों 1764 की जो लड़ाई थी यह एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस युद्ध से भारत की राजनीतिक दुर्बलताएं, सैनिक कमजोरियां और मुगल साम्राज्य का खोखलापन सामने आया। साथ ही बंगाल में आर्थिक लूट खसोट, रिश्वत एवं भ्रष्टाचार का ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जैसे लोग, हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हम आज इस्तेमरारी बंदोबस्त पढ़ रहे हैं, तो लॉर्ड क्लाइव का काफी योगदान था बच्चों, इसीलिए लॉर्ड क्लाइव का जिक्र आया है। लॉर्ड क्लाइव जैसे लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं जब बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। आपको ये याद रखना है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं बच्चों, जो भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है और यह एक व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटेन की, याद रखना है। 1765 में इस कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। दीवानी का अर्थ क्या हुआ? भू राजस्व इकट्ठा करने की जो ताकत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। अर्थात जो बंगाल का शासक था उसके हाथ से निकलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है। बच्चों 1793 में बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह लागू किया गया। बच्चों हमने अभी पढ़ा कि 1765 में बंगाल की दीवानी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। तो इस समय कंपनी के अधिकारियों का यह मानना था कि खेती, व्यापार और राज्य के जो राजस्व संसाधन हैं वो तभी विकसित हो पाएंगे जब कृषि में निवेश होगा। कृषि में निवेश का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि जो भू राजस्व है, जो भूमि पर लगान है, वो ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। इसीलिए 1793 में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। यह एक स्थायी व्यवस्था थी। स्थायी का अर्थ है कि एक निश्चित समय के लिए राशि निश्चित कर दी जाती है जिसमें बदलाव नहीं हो सकता था, और यह एक दीर्घकालिक अर्थात लंबे समय तक लागू की गई व्यवस्था थी। इस्तेमरारी बंदोबस्त विस्तार से समझते हैं बच्चों। एक स्थायी और दीर्घकालिक व्यवस्था जिसमें निश्चित समय के लिए जिसे लागू कर दिया गया और भविष्य में बदलाव करना संभव नहीं था, जिसे भविष्य में बदला नहीं जा सकता था। भू राजस्व और लगान की दर जो है वो निश्चित कर दी गई और राजस्व वसूली का जो अधिकार है वो जमींदार को दिया गया। जमींदार बच्चों एक राजा की तरह था। कभी कभी तो उसके पास 400 से अधिक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक पूरी राजस्व संपदा का निर्माण करते थे। यानी जितने भी गांव जमींदार के अधीन है वह पूरी एक संपत्ति मान ली जाती थी और जमींदार को उस पूरी संपत्ति से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को
देना था। देखिए बच्चों, उदाहरण से समझते हैं। ये कंपनी राज सबसे सर्वोच्च शक्ति है। जमींदार जिसका अनेक गांवों पर नियंत्रण था, राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जमींदार को सौंप दी गई। और जोतदार बच्चों धनवान रैयत, रैयत अर्थात किसान, व्यापारी और महाजन यानी साहूकार सभी मिलकर जोतदार वर्ग का निर्माण कर रहे थे। इसी के साथ रैयत भी थे, स्वतंत्र किसान भी थे, और ये सभी स्वयं खेती ना करके बच्चों शिकमी रैयत से खेती करवा रहे हैं। ग्राफ से आपको पता ही चल रहा है। और शिकमी रैयत खेती का कुछ हिस्सा अपने पास रखे रैयत के पास जमा करवाते थे, और इसी तरह जोतदार के पास, जोतदार और रैयत जमींदार के पास राजस्व जमा करवाते थे, और जमींदार कंपनी राज के पास। तो ग्राफ आप समझ गए होंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि हालांकि जमींदार के पास 400 से अधिक गांव थे, लेकिन अंग्रेजों ने जमींदार को भूस्वामी नहीं माना, यानी स्वामी तो अब कंपनी राज के हाथों में था भूमि का, भूस्वामी अब जमींदार नहीं था, वह मात्र कंपनी राज्य की ओर से राजस्व इकट्ठा करने वाला एक संग्राहक मात्र रह जाता है। प्रत्येक गांव में रैयत और जोतदार थे। अभी हमने पढ़ा, ग्राफ में देखा, वो जमींदार को लगान अदा करते थे। धनी वर्गों का एक किसान है बच्चों जोतदार, और रैयत जमीन को खुद नहीं जोतते थे, और ये शिकमी रैयत को जमीन पट्टे पर दे देते थे, किराए पर दे देते थे। सूर्यास्त कानून या विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता था, तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। हमने इस्तेमरारी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा। इस्तेमरारी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे विचार या उद्देश्य क्या थे बच्चों? सबसे पहला है निश्चित भू राजस्व प्राप्त करना। हमने देखा कि इस्तेमरारी बंदोबस्त एक दीर्घकालिक व्यवस्था थी, और भू राजस्व जो था वो स्थायी था, कि निश्चित समय के लिए जमींदारों को यह ताकत दे दी गई कि वे इस कंपनी को भू राजस्व जमा कराएंगे। इसके बदले में कंपनी यह सोच रही थी कि जमींदारों का एक वफादार वर्ग उनके पक्ष में तैयार हो जाएगा, और इसी के साथ साथ जो जमींदार हैं, क्योंकि वे भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, कृषि में निवेश करेंगे, तो खेती में पैदावार बढ़ेगी और भू राजस्व प्राप्त करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारियों ने संपत्ति के अधिकार प्राप्त किए। उनका यह मानना था कि कृषि में निवेश तभी संभव है जब संपत्ति के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएं, और राजस्व की मांग जो है वो निश्चित कर दी जाए। इसीलिए राजस्व या लगान की दर निश्चित कर दी गई, और इसी के साथ साथ बच्चों जमींदार जो है वो कर का अधिशेष प्राप्त कर सकते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कंपनी ने जमींदार को 100 रुपए लगान के रूप में, निश्चित राशि के रूप में जमा करवाने की बात कही है। अब जमींदार ये कोशिश करेगा कि उसकी जमींदारी से 150 या 200 रुपए तक की आमदनी हो, ताकि 100 रुपए ब्रिटिश कंपनी को देने के बाद 100 रुपए कर के अधिशेष के रूप में जमींदार के पास बच सके, और इस अधिशेष से जमींदार फिर से कृषि में निवेश कर सके। निवेश का अर्थ होता है बच्चों खर्च करना। हमें पता है कि पैदावार प्राप्त करने से पहले कृषि में बहुत से खर्चे होते हैं फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए बच्चों, तो वो लागत जमींदार के हाथ में आ जाएगी। कैसे? जब खेती से अधिशेष बचेगा, कंपनी राज को राजस्व देने के बाद खेती में जो अधिशेष बचेगा उससे जमींदार खेती में फिर से निवेश करेगा, ताकि फिर से पैदावार बढ़ाई जा सके, और कंपनी के प्रति एक वफादार वर्ग खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जमींदार की आय बढ़ रही है और वह कंपनी के लिए वफादार रहेगा। बच्चों हमने पढ़ा कि कंपनी ने जमींदारों को राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी, पर राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक करते थे। क्यों करते थे? आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों जो भू राजस्व की दर थी वह ऊंची थी। हमने पढ़ा कि निश्चित राशि तय कर दी गई थी, लेकिन जो राजस्व दर थी बच्चों वो ऊंची थी,
ऊंची क्यों थी? क्योंकि भविष्य में अगर फसलों की कीमत बढ़ती है और खेती में विस्तार की वजह से जमींदारों की आय में वृद्धि होती है, तो कंपनी इस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकेगी। इसीलिए शुरू में ही जो भू राजस्व की दर है वो ऊंची रखी गई। इसी के साथ बच्चों, कंपनी का यह मानना था कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कीमतें बढ़ेंगी, तो जमींदारों का जो बोझ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा है बच्चों, किसान जो है वो जमींदारों को, ये गलत लिखा गया बच्चों, जमींदारों को देय राशि चुकाने में असमर्थ थे। बच्चों, यह जो मांग है राजस्व की, ये 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि की उपज की कीमतें काफी नीचे थी, जिससे रैयत के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो वह आगे कंपनी को निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा है बच्चों, राजस्व की असमान दर। यह क्या थी? बच्चों, फसल अच्छी हो या खराब हो, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान करना जरूरी था, क्योंकि हमने सूर्यास्त विधि कानून पढ़ा है कि निश्चित समय पर अगर राजस्व जमा नहीं करवाया जाएगा तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। तो इस वजह से भी जो है समय पर राजस्व जमा करवाना मुश्किल हो जाता था। बच्चों, जमींदारों की ताकत हमने पढ़ी थी कि 400 से अधिक गांव के वो मालिक थे, सैनिक टुकड़ियां भी रखते थे और उनके अपने न्यायालय भी थे। लेकिन कंपनी राज स्थापित होने के बाद जमींदारों की शक्तियां सीमित कर दी गई। कैसे? सबसे पहले जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। बच्चों, पहले एक जमींदारी से दूसरे जमींदारी में जो व्यापार करने पर सीमा शुल्क लगता था, उसकी आय जमींदारों को जाती थी, लेकिन अब आय का स्रोत सूख गया, जमींदारों की आय खत्म कर दी गई। तीसरा है बच्चों, जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था जो है छीन लिए गए, उनसे ये अधिकार। जमींदारों के अपने न्यायालय होते थे बच्चों, अपनी पुलिस व्यवस्था होती थी, लेकिन कंपनी राज ने जमींदारों से यह अधिकार भी छीन लिया और उनकी कचहरियों को, यानी जमींदारों की जो कचहरियां हैं, कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। अब कलेक्टर बच्चों सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र था। वैकल्पिक का अर्थ क्या हुआ कि जमींदारों के पैरेलल या समानांतर कलेक्टर की नियुक्ति कर दी जाती है और जमींदारों की जो शक्तियां हैं वो कम हो जाती हैं। एक नया वर्ग का उदय हो रहा था बच्चों इसी समय, जोतदारों का, जिसे हवलदार, मंडल या घाटीदार कहा जाता है। धनी किसानों का एक वर्ग था। शुरू में हमने जब ग्राफ पढ़ा था तो जोतदारों के बारे में पढ़ा था। जोतदार जो है बच्चों स्थानीय व्यापार, साहूकार के कारोबार और गरीब काश्तकारों पर यानी किसानों पर नियंत्रण रखता था। जमींदारों के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर उनका सीधा नियंत्रण होता था। और जमींदार द्वारा गांव का जो लगान है उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न जमींदार करते थे उनका वो घोर विरोध करते थे। और जब जमींदारों की जमींदारियां नीलाम की जाती थी तो अक्सर जोतदार ही उनको खरीद लेते थे। तो जोतदार जो है जमींदारों से एक अलग ताकतवर हस्ती के रूप में उनका उदय होता है। हमने पढ़ा कि जमींदारों की लगान का जो बढ़ाने का प्रयास था उनका जोतदार विरोध करते थे और किसानों से राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करवाने के लिए कहते थे। बच्चों, हमने देखा कि जमींदार राजस्व देने में चूक करते थे, फिर भी अपनी जमींदारियों को बचाने में कैसे कामयाब हुए, आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, जमींदारों ने संपत्ति का कुछ हिस्सा परिवार की स्त्रियों के नाम करवाया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय लिया था कि संपत्ति जो है स्त्रियों की संपत्ति को छीना नहीं जाता। दूसरा बच्चों, जमींदार के एजेंटों एवं लोगों द्वारा बार बार ऊंची बोली लगाना। कब लगा रहे थे? जब जमींदारियां नीलाम हो रही थी, यानी जमींदारों के खुद के ही जो लोग थे वो अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर जमींदारी खरीद लेते थे, लेकिन खरीद की राशि कभी भी अदा नहीं करते थे।
इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ता था। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने उसे खरीद लिया और एक बार फिर खरीद की रकम अदा नहीं की, इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। जब यह बार बार प्रक्रिया दोहराई जाती रही, लेकिन नीलामी में कामयाबी नहीं मिली। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो संपदा को नीची कीमतों पर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की मांग पूरी अदा नहीं करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। एक उदाहरण है बच्चों वर्धमान के राजा मेहताब चंद का। जब इस्तेमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू हुई, तब तेज चंद वर्धमान का राजा था, उसके बाद मेहताब चंद। तो मेहताब चंद के शासन में वर्धमान की जमींदारी काफी फली फूली और मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह, जो हम आगे पढ़ेंगे 1855 से 56 और 1857 का विद्रोह में अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो जाती है और 1790 के दशक की जो तकलीफें जमींदार झेल गए थे, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया था। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी लचीला बना दिया गया था। फलस्वरूप गांवों पर जमींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई और आगे चलकर 1930 के दशक में जब मंदी आई, 1929 में विश्वव्यापी मंदी आई थी बच्चों, तो जमींदारों का भट्टा बैठ जाता है और जोतदार गांव में अपने पांव मजबूत करने के लिए कामयाब होते हैं। हम पढ़ रहे थे बच्चों नीलामी, जमींदारों की जो जमींदारियां थी वो नीलाम क्यों हो रही थी। तो एक और जो बात है बच्चों कि बाहरी जो खरीदार हैं वे जमींदार के लोगों को मारपीट करके भगा देते थे और कभी भी पूर्ण रूप से कब्जा अन्य लोगों का, अन्य खरीदारों का जमींदारियों पर नहीं हो पाया। इसके अलावा कभी कभी तो ऐसा होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को या नए खरीदारों को जमीन में ही घुसने नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार भी रहते थे। उनका मानना था कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है। बच्चों, आज हमने पढ़ा इस्तेमरारी बंदोबस्त का अर्थ, उसका उद्देश्य और जमींदार जो है राजस्व राशि अदा करने में चूक क्यों करते थे और जमींदार अपनी जमींदारियां बचाने में किस तरह कामयाब हुए। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम 5वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।